नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी आईएएस मेंस के लिए डीएएफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने upsc.gov.in पर प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सफल उम्मीदवारों को सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 यानी कि DF1 भरना होगा। जाने कैसे होता है ये फॉर्म, क्यों जरूरी है इसे ठीक से भरना और कैसे इससे खुलता है इंटरव्यू का दरवाजा। तो DAF के 2 फॉर्म आपको भरने होते हैं। इनमें से DAF1 प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और DAF2 मेंस पास करने के बाद भरना होता है। इन दोनों फॉर्म्स को बहुत सावधानी से भरना चाहिए। DAF1 की पूरी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू पैनल और इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष के पास जाती है। तो इसमें आप जो भी भरते हैं उसी से इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वहीं DAF2 की जानकारी सिर्फ इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष के पास रहती है और वो बताते हैं कि पहले एक ही होता था और अब 2 साल पहले से ये अब 2 फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। तो सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2020 8 जनवरी 2021 से होनी है। 28 अक्टूबर को आयोग ने यूपीएससी मेंस 2020 के लिए DAF जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर से 11 नवंबर 2020 के बीच यूपीएससी के लिए DAF में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए DAF का फॉर्म कैसे भरें। तो शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में DAF क्या है। तो DAF यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एक विस्तृत आवेदन पत्र है जिसे उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भरना और अपलोड करना होगा। तो DAF भरने के बारे में जानने से पहले DAF को भरते समय कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। तो गलती से DAF प्रिंट प्रीव्यू PDF यूपीएससी को नहीं भेजें। जो DAF यूपीएससी को भेजना जाना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। फिर DAF को सिंगल या 1 साइडेड पेज पर प्रिंट किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा बताए गए स्थान पर सभी DAF पेज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों को DAF में प्रदर्शित फोटो के समान ही पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना चाहिए। दिए गए स्थान में 200 रुपए के मूल्य का केंद्रीय भर्ती टिकट लगाएं। पोस्ट ऑफिस सील का उपयोग करके इसे रद्द कर दें जिसमें दिनांक और पोस्ट ऑफिस का नाम स्पष्ट दिखे। तो यूपीएससी द्वारा DAF के साथ उल्लिखित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संकलन करें। सामान्य उम्मीदवारों के लिए कक्षा 10वीं की अंक सूची को शामिल करें जिसमें डेट ऑफ बर्थ पता चले और डिग्री प्रमाण पत्र आपकी पात्रता की पुष्टि के लिए अवश्य लगाएं। साथ ही संलग्न प्रमाण पत्र को सत्यापित किया जाना चाहिए, या तो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा या तिथि के साथ स्व सत्यापित। लिफाफे के शीर्ष पर लिखिए सिविल सेवा के लिए आवेदन मुख्य परीक्षा। अब हम आपको बताते हैं सेवा संबंधी वरीयताओं के बारे में यानी कि सर्विस प्रेफरेंसेस। तो सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर लगभग 22 से 25 सेवाओं का आवंटन किया जाता है, जिनमें से 2 यानी IAS तथा IPS अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जबकि शेष सभी केंद्रीय सेवाएं हैं। तो उम्मीदवार को वही सेवा मिलती है जो उसकी रैंक तथा उसकी वरीयता सूची के आधार पर उसके हिस्से में आती है। उम्मीदवारों को सभी सेवाओं के सामने वरीयता क्रम भरना चाहिए, किसी भी सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ उम्मीदवार अति आत्मविश्वास के शिकार होकर कुछ ही सेवाओं को भरते हैं। सरकार की दृष्टि में इसका अर्थ ये है कि अगर आपको उन सेवाओं में से कोई नहीं मिलती है तो शेष सभी सेवाएं आपके लिए बराबर हैं। अगर आपका रैंक कुछ पीछे रह गया है तो सरकार पहले आपसे पीछे के रैंक वाले अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के अनुसार सेवा आवंटित करेगी और अंत में जिस भी सेवा में कोई स्थान बचेगा वह आपको आवंटित कर दी जाएगी।
कई बार ऐसा होता है कि अच्छा रैंक आने के बावजूद कोई अभ्यर्थी बहुत प्रभावहीन सेवा में चला जाता है क्योंकि उसने कुछ ही वरीयताएं भरी थी या गलत वरीयता क्रम भर दिया था। अगर आप पहले से किसी सेवा में हैं तो बेहतर है कि आप अपनी वरीयता सूची में उतनी ही सेवाएं भरें जिनमें आपकी रुचि है। उदाहरण के लिए अगर आप पहले से भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS में चयनित हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको 2 या 3 सेवाएं ही भरनी चाहिए। अगर आप किसी सेवा के लिए स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अयोग्य हैं तो आप उस सेवा को छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो भर भी सकते हैं। अगर आपने वह विकल्प भरा है और स्वास्थ्य परीक्षण में आप उसके लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो आपको अपने आप वरीयता सूची में वर्णित अगली सेवा मिल जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी लंबाई IPS के लिए पर्याप्त नहीं है और आपने वरीयता सूची में दूसरे क्रम पर IPS तथा तीसरे क्रम पर IRS को भरा है तो IPS में अयोग्य होने पर आपको IRS में अपने आप स्थान मिल जाएगा बशर्ते आपका रैंक उसके लिए पर्याप्त हो। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा संबंधी वरीयताएं अलग होती हैं, किंतु फिर भी विभिन्न सेवाओं में मिलने वाले अवसरों, सुविधाओं और करियर ग्रोथ जैसे मानकों के आधार पर एक सामान्य वरीयता क्रम बनाया जा सकता है। अपनी रुचि के अनुसार आवश्यक संशोधन करते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कुछ बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। आइए हम आपको बता दें। सबसे पहली बात कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भूल कर भी न करें। कभी कभी पूरा इंटरव्यू ऐसी गलतियों की भेंट चढ़ जाता है। अगर आपका स्थायी पता किसी ग्रामीण क्षेत्र का है तो वहीं दें, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को इंटरव्यू में कुछ लाभ मिलने की संभावना रहती है। अगर आप दिल्ली या इलाहाबाद जैसे शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो भी बेहतर होगा कि आप अपना वर्तमान पता वहीं बताएं जहां आपके माँ बाप रहते हैं या जहां आप पढ़ाई या नौकरी करते रहे हैं। ये बात सामने नहीं आनी चाहिए कि आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं। एक और बात, अगर आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद कोई अतिरिक्त डिग्री हासिल की है तो सामान्यतः उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर आप उसमें सहज हैं तो जानकारी जरूर दें ताकि ये ना लगे कि आप कई वर्षों से खाली बैठे हैं। हाँ, लेकिन आपने अगर LLB या MCA जैसी कोई तकनीकी डिग्री ली है और उसकी अवधारणाओं और जानकारियों से आप अगर एकदम वंचित हैं तो ऐसी डिग्री की चर्चा करने से आप बचें। अगर आपने कहीं नौकरी की है तो उस उपयुक्त कॉलम में उसकी चर्चा जरूर करें। इससे इंटरव्यू बोर्ड पर अच्छा असर पड़ता है। बस शर्त यह है कि आपके पास नौकरी संबंधित प्रमाण और बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। कई लोग तो गैप ईयर की समस्या से बचने के लिए नौकरी के प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और बोर्ड को आश्वस्त भी कर देते हैं। परीक्षा के केंद्र से परिणाम पर कैसा असर पड़ेगा इसके संबंध में कोई अनिवार्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कुछ लोगों को दिल्ली केंद्र पर लाभ महसूस हुआ है तो कुछ को छोटे केंद्रों पर। सामान्य मान्यता है कि छोटे केंद्रों पर तुलनात्मक रूप से कुछ लाभ मिल जाता है। अगर आपके पास सुविधा हो तो दिल्ली के बजाय जयपुर, भोपाल, इलाहाबाद जैसे परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। हालांकि इससे फायदे होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप पहले दी गई सिविल सेवा या अन्य परीक्षाओं के अनुक्रमांक भूल गए हैं तो डरे नहीं, केवल परीक्षा का वर्ष और नाम लिखकर छोड़ दें। तो आशा है कि ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, उपयोगी लगते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मेरे साथ इस वीडियो में आज बस इतना ही। नमस्कार।